तो हमने कल जो क्वेश्चन किया था लास्ट, उससे आगे शुरू करते हैं। कल हमारे इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 236 हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा रिलेवेंट टॉपिक का क्वेश्चन है, वो इसमें क्वेश्चन नंबर 237 है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या था क्वेश्चन और कैसे इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, है ना। तो ये प्रतिशत वाला है जो क्वेश्चन है, परसेंट वाला है। इसको हम देखेंगे कि कैसे इसमें हम प्रतिशत का उपयोग करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ए की आय यानी कि इनकम ऑफ ए इस 20%। देखो, सभी के पास पेपर होना चाहिए अब, है ना। और इसमें जो लोग नए जुड़े हैं वो भी देख लें। एसआई का, यूके एसआई का जो पेपर है वो आप अपने पास उसे डाउनलोड कर लें और देख लें उसमें। उसके पश्चात उसको एक बार देख लें। हमने इसमें सिर्फ वो टॉपिक, जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं अभी तक, उनके टॉपिक के जो क्वेश्चन रिलेवेंट उन्हीं को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना। अब तक जितने टॉपिक हमने पढ़ा दिए। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से, आय यानी कि आय मतलब इनकम, है ना, 25% अधिक है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। तो बी की आय, जो इनकम ऑफ बी है, उसके बारे में बताना है। ए से कितना प्रतिशत कम है, ए की ज्यादा है बी की कम है। ठीक है, तो जो बी की है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, अब ये बताना है। ठीक है ना, दोनों में रिलेशन, ये ज्यादा है बी से, कुछ प्रतिशत में ज्यादा है। और हमें बताना है कि ये जो है ए से कितना परसेंट कम है। इसी चीज को ना हमने क्या कर दिया, साइड बदल दी इसकी। अभी तक ये था ए की जो इनकम है वो मोर है बी से 20% मच है ना, मोर देन ए, 20% जो है वो बी से ज्यादा है। अब बताना है कि जो बी की इनकम है वो ए से कितना कम होगी, है ना, इसको दूसरे उसमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली हम क्या लेके चलते हैं, हम इसमें 100 का बेस लेके चलते हैं। हम ये लेके चलते हैं कि एक जो है वो 100 होगा, तो किसी एक को 100 लेंगे, फिर दूसरे का उससे कैलकुलेशन करेंगे। तो बी को अगर हम 100 बेस पे लेके चलते हैं, सपोज बी जो है वो 100 है, 100% या 100 है। ठीक है, तो ए कितनी हो जाएगी उस केस में, 25% ज्यादा है तो 125 हो जाएगा, या परसेंट ही लिख दो। किसी का तो परसेंट होगा, किसी एक फिक्स वैल्यू का। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं अगर ये है 100 तो ए हो जाएगा 125%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कम बताना है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो डिफरेंस तो वही रहेगा हमेशा, डिफरेंस तो यही रहेगा 25%। लेकिन 25% को हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर हम इसे परसेंट ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा हमारा। लेट, हमने सपोज किया बी की इनकम है 100 और तब ए की इनकम उससे 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। 25 इसमें ऐड कर दिया तो ये हो गया 125। अब इनका डिफरेंस 25 है, तो किससे, देखो ए से, जिससे पूछा होता है वो हमेशा बेस में होता है, और जितना डिफरेंस होता है वो हमेशा न्यूमरेटर यानी ऊपर आता है। परसेंट में निकालेंगे, इंटू 100 करते हैं तो आंसर आ जाता है। तो बी की जो इनकम है वो ए से कितना कम है, 25 कम है। तो हमें परसेंट किसके बेस पे निकाला है, ए के बेस पे। देखो ए से कितना कम है, देन ए पूछा ना। तो अब ये हम यहाँ पे इस तरह से इसको लेके सॉल्व करने वाले। तो 5 टाइम और ये
20 टाइम, तो आ गया 20% आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम निकाल देते हैं इसको। अगर ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से 20% यानी 20% क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये इसका हो गया आपका। क्या हमारे सारे स्टूडेंट जुड़ गए इसमें? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समस्या हो रही है, तो वो चैट मतलब मुझे इधर हमारे जो ग्रुप है उसमें चैट कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। क्लास के दौरान हो सकता है मैं कॉल ना रिसीव कर पाऊँ, तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब मैं इसमें लिख देता हूँ, अगर किसी को क्लास ऐड होने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम इसको भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो संख्या पे आधारित क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम पे आधारित क्वेश्चन है ये वाला, तो ये भी हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। एक व्यक्ति को कोई कैलकुलेशन करने को दी थी, उसे मल्टीप्लाई करना था उस नंबर को 5/3 से, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया उस नंबर को। तो कुछ गड़बड़ आई होगी ना। तो जो गणना में त्रुटि हुई है वो परसेंटेज में आपको चेंज करके बतानी है। तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, वैसे तो माना जाए आपने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा है, तो ये उसके रिलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, जो पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 238। व्यक्ति ने क्या किया, जो आदमी था या औरत जो भी थी, व्यक्ति ने संख्या को 5/3 के बजाय इसके बजाय क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, अब हमें क्या करते दिखाना है, इसमें परसेंट त्रुटि बतानी है। गणना में जो प्रतिशत में गणना में जो गड़बड़ी हुई है, त्रुटि हुई है, वो प्रतिशत में आपको निकाल के बतानी है। अब हमें ये तो पता ही नहीं कि वो नंबर कौन सा है, तो हम मान लेते पहले, क्या मान लेते हैं, माना नंबर कितना है, संख्या जो संख्या है जिसको गुणा करना था वो x है। ये जो हम आपको बता रहे हैं डिटेल में इसका सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं, ये क्या है, समझाने सिखाने के लिए आपका। ठीक है ना, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको एग्जाम में भी इतना डिटेल में लिखना पड़ेगा, वहां पे मानना तो पड़ेगा आपको कि ये माना x है नहीं है जो भी है। ठीक है, लेकिन आपको करना इसको शॉर्ट में पड़ेगा, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। तो अब कर लेते हैं इसको, जैसा बोला वो करके देखते हैं। 5/3 x करना ये था, इससे मल्टीप्लाई करना था नंबर, कर क्या दिया, 3/5 से कर दिया x, तो कुछ कम ज्यादा हुआ होगा ना, डिफरेंस, ये डिफरेंस होगा हम दोनों का, ये करना था ये कर दिया, तो इनका कुछ अंतर भी होगा, डिफरेंस। ठीक है ना, तो जो त्रुटि हुई है पहले डिफरेंस, मतलब जो मिस्टेक हुई है वो डिफरेंस की फॉर्म में होगी, और उसके पश्चात प्रतिशत में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज कैसे होगा, किसके बेस पे परसेंटेज मान के चलोगे, परसेंटेज हमेशा किसके बेस पे मान के चलोगे, जो एक्चुअल आना चाहिए था। एक्चुअल तो यही वाला होगा ना, होना ये चाहिए था, तो इसका परसेंटेज कन्वर्ट कर दोगे इसको बस, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करके करना चाहिए थे 5/3 से मल्टीप्लाई, कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई, तो नंबर को x मान लेते हैं, तो आना चाहिए था ये, आ गया ये, तो इनमें जो डिफरेंस है वो त्रुटि है। इस त्रुटि को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किसके बेस पे, एक्चुअल जो आना चाहिए था उसके बेस पे। असली में तो ये आना चाहिए था ना, इससे मल्टीप्लाई करके जो आता हुआ वो होना चाहिए था, हुआ ये है, तो परसेंट में जो चेंज हुआ है वो ये हुआ। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखो x यहाँ सब जगह है, तो हम इसे
कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों में कॉमन ऊपर आ गया, नीचे से कैंसिल आउट हो गया। ये फ्रैक्शन सॉल्व होनी है। 5/3 माइनस 3/5, 3 5 जा 15, दोनों का हमने एलसीएम लिया 15 हो गया, ये 5 5 जा 15 25 हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया। आपको पता है फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं? नहीं पता है तो हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास चल रही है, वैसे टॉपिक जो चल रहा है वो यही चल रहा है। ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम वापस टॉपिक पे जब आएंगे तो हम वहाँ सीखेंगे डिटेल में, जिन लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटू 100%। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व करके नीचे लिख रहा हूँ, तो इसको हटा दिया मैंने, इंटू 100%। ठीक है ना, तो अभी ये आ गया है 16/15 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 3 जा, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? दोबारा लिख लेते हैं। 5/3x माइनस 3/5x, डिफरेंस ये है, डिवाइड बाई, बीच में स्टूडेंट के फोन आते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 5/3x इंटू 100%, ये लिखा था ना, तो क्या करेंगे, परसेंट भी लिख देंगे यहाँ पे। इसको 25 5/25, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, यहाँ नीचे ये हो गया, और इसके डिवाइड में ये नीचे ये था 5/3। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, ये छूट गया था, इसको हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, 100% के साथ। तो ये हो गया आपका 16/15, एक्स मैंने कैंसिल आउट कर दिया था कॉमन लेकर। ठीक है ना, और नीचे 5/3 इंटू 100%। ठीक है, ये बन गया था हमारा। ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/5 इंटू 100। ठीक है ना, तो ये 5 3 5 जा 15, 5 इंटू 5 25, 25 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया 4 टाइम, 16 4 जा 64। तो सॉल्व करके लास्ट में ये आ गया 64% की, उसमें क्या करिए, गणना में त्रुटि हो गई है। बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ी उम्मीद है मुझे, और नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। सारा खेल कैलकुलेशन का आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बेसिक आंसर शुरू के एक लाइन में, उसके बाद सीधे सीधे सॉल्व करना आना चाहिए आपको। ठीक है ना, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इसमें 238 आपने कर दिया है। अब करेंगे हम इसमें जो हमारी पढ़ाई वाले क्वेश्चन है, जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये है 240 वाला। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत है 50 रन का। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये औसत वाला क्वेश्चन है, एवरेज वाला। ठीक है ना, एवरेज आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन का है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 170 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसका औसत 2 रन गिर जाता है, उसका अधिकतम स्कोर कितना होगा? ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल वाला है, जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो उसके हिसाब से, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, एकदम एक झटके में नहीं होता है, इसको थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सॉल्व करने में, क्योंकि एवरेज वाला क्वेश्चन है। तो देखो 40 पारियां थी शुरू में, है ना, और 50 का एवरेज था, एवरेज आपका 50 का था। इसने बोला कि एक और चीज बताइए है, इन 40 पारियों में एक टाइम उसने मैक्सिमम स्कोर किया होगा, दूसरे टाइम उसने कम स्कोर किया होगा, मिनिमम। तो उनका डिफरेंस है, मैक्सिमम जो होगा और मिनिमम जो होगा, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 170 का। एक ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन, ये है पारियां 40, ठीक है, और ये है एवरेज, ये एवरेज है 40 पारियों का औसत दिया हुआ है। ठीक है, जितने रन बनेंगे टोटल उनका एवरेज। अब इसने एक
शर्त दी है, यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, किसको, मैक्सिमम और मिनिमम वाली, अधिकतम और न्यूनतम वाली जो पारियां हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो उसका औसत 2 रन गिर जाएगा। तो अधिकतम स्कोर क्या था, थोड़ा क्वेश्चन था लेकिन समझना। अब मैं 2 पारियां कम कर दूंगा, मैक्सिमम वाली को भी और मिनिमम वाली को भी, ठीक है ना। तो -2 करूंगा तो हो जाएगा आपका 38 पारियां। और उससे बोला एवरेज भी 2 गिर जाएगा, इसमें भी 2 की कमी होगी अगर इन दोनों के टोटल को हटा दूंगा तो। डिफरेंस तो दिया हुआ, अगर इसके टोटल को हटा दूं तो, ठीक है, एक ये दिया हुआ वैसे, तो एवरेज भी हो जाएगा आपका 48। अब कुल पारियां 38 है और कुल एवरेज कितना है, 48। ये नया है और ये पहले का है, ये पहले का है, ये आपका है। इन दो इंफॉर्मेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि उन 2 पारियों में कुल कितने रन बने होंगे। पहले कुल कितने रन बने थे, 40 × 50। ये क्रिकेट की पारी के बारे में बात हो रही है किसी मैच के। एक कोई बल्लेबाज है, उसने 40 मैच खेले हैं, उसमें उसका एवरेज 50 रन का है। एक बार उसने कम से कम रन बनाए होंगे, 2, 4, 5 जो भी बनाए होंगे, और एक बार उसने मैक्सिमम बनाए होंगे कभी। तो उन दोनों का डिफरेंस 170 दिया हुआ है, ठीक है। आपको दोनों नहीं पता, पर उसने ये बोला कि ये मैक्सिमम मिनिमम वाली को हटा देंगे तो तब एवरेज 2 गिर जाएगा, यानी कि 2 माइनस हो जाएगा 50 में से, 48 हो गया। ये नया एवरेज है और ये कुल नई पारियां हैं। तो ये पहले का टोटल है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब का टोटल आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देंगे। इस डिफरेंस से हमें क्या निकलेगा, वो जो 2 पारियां थी उनका टोटल पता चल जाएगा बस। तो देखते हैं, पहले का एवरेज 40 × 50, अब का एवरेज 38 × 48। तो ये तो हो जाएगा सीधे सीधे 2 4 5 20, इतना हो जाएगा 2000। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको हम शॉर्टकट्स में बाद में बताएंगे। शॉर्टकट की क्या, वो तो मैथ्स है नॉर्मल। जब इसका मल्टीप्लाई पता है तो ये भी निकल जाएगा। इसको लिखूंगा 40 - 2 इंटू, इसको लिखूंगा 48 को 50 - 2। और अब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दिस इंटू दिस, ये चारों मल्टीप्लाई होगा ना, 40 × 50, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, ठीक है, -2 × 50, फिर इसका इसके साथ में +4, फिर क्या बचा 40 × 2, ये बचा -2 × 40। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, अगर आपको टफ लग रहा है तो इस तरह से आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये 2000 ऑलरेडी है, -100 +4 -80, तो 2004 -180 करोगे तो भी आ जाएगा। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है तो इससे कर लो, लेकिन इसमें भी आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो वैसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज ये जल्दी हो जाता है। तो आपका ये आ गया, जो भी आएगा इसको सॉल्व करोगे आप, ये पहले वाला ही बाद वाला है, तो ये नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन दोनों का फिर हम निकालेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस के बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंस का इजिली हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। क्या सही है। तो ये कहाँ जा रहा है, ये आ रहा है आपका, माइनस कर दीजिए इसको, ठीक है ना। 4 2 8 1 176 आ गया। ये आ रहा ना, कुछ छूटा तो नहीं था यहाँ पे, 176। ये जो मल्टीप्लाई किया ना, बाद वाला ये जो, और ये जो है पहले का एवरेज बाद का एवरेज, दोनों एवरेज का हम अंतर निकालेंगे तो क्या बचा, जो हमने हटा दिया था वो बचा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम पारी को हमने हटा दिया था, वो बचा हमारे पास, ये है वो। पहले के एवरेज में से बाद के एवरेज को हटाया तो बीच में जो था अंतर वो कौन सा होगा, उसके अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर होगा 176। इसका मतलब है मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ये है इसका मतलब, ठीक है ना। अब ये आपके सामने आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ, और ये आपके सामने ऑलरेडी था कि इनका अंतर 170 दिया हुआ था, इनका जोड़ 176 दिया हुआ है। तो उससे आपकी कौन सी पारी पूछी थी, इसने अधिकतम वाली पूछी थी। तो अधिकतम कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर दो तो मिनिमम से मिनिमम कट गया, 2 टाइम मैक्सिमम, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा मैं तो ना, 2 टाइम मैक्सिमम इस हो जाएगा 170 + 176, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये जो 2 टाइम है इसको 2 से भाग दे दूंगा बाद में, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 4 6 का 2 से भाग देके जो आने वाला है 173। तो ये आंसर आ गया आपका, मैक्सिमम जो था उसका अधिकतम स्कोर 173 था।
थोड़ा ये क्वेश्चन क्या है, लेंथी है, ये वैसे आना नहीं चाहिए इस टाइप के एग्जाम में कि आप 40-50 सेकंड में कर सको। इसको करने के लिए कम से कम 1.5-2 मिनट का टाइम तो लगता है। आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर इसको आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहली, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे उसको। जब इक्वेशन नंबर 2 बनेगी फिर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तब आपका आंसर निकलेगा। लेंथी क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप करना चाहो, जिनकी मैथमेटिक्स ठीक है, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ, तो वो इसको भी कर सकते हैं। टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया था आपका क्वेश्चन नंबर 240। इसके बाद 241 क्वेश्चन है जो हमें करना है, ठीक है। और ये फिर हो जाएगा हमारा, जो टॉपिक अब तक हमने पढ़े हैं वो सारे पूरे कवर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एक अभी कर लेते हैं इसको, जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे आगे, तो हम आपको बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेथड से मैं करवा रहा हूँ अभी मैं कोई शॉर्टकट या कोई ऐसी मेथड नहीं करा रहा हूँ कि आज तो आपको समझ में आ जाए, फटाफट हो गया जी, और कल आप कर ही ना पाओगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए काम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 241। यदि पहली 5 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत है r, ठीक है, तथा अगली 5 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया हुआ s, तो r² - 2rs प्लस s² का मान क्या होगा। इसने ये बोला है पहली 5 क्रमागत, ये भी बोला है क्रमागत। आपको मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, उसमें ये सारी चीजें बोली है। क्रमागत वर्ड आपको पता होने से इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे, और प्राकृत संख्या भी बोला है, प्राकृत संख्या। ये एक कीवर्ड ये दिया हुआ, एक कीवर्ड ये दिया हुआ है ना, एक कीवर्ड ये दिया हुआ, 3 कीवर्ड दिए हुए यहाँ पे, 3 कीवर्ड इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। पहली, दूसरा कीवर्ड है क्रमागत, यानी क्रम से है ना, सीक्वेंस में है, ब्रेक कुछ नहीं हुआ। पहली मतलब स्टार्टिंग वाली है, सीक्वेंस में है, और वो है कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्राकृतिक संख्या 241। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर परीक्षा प्री परीक्षा का जो पेपर हुआ था, उसमें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का जो है वो टॉपिक हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 241 है, ठीक है ना, उसमें से भी हम वो टॉपिक कर रहे हैं जो हमारी इन क्लासेस में अब तक के चैप्टर हो चुके हैं, उनसे बेस्ड ऑन जो भी क्वेश्चन है उनको हम कर रहे हैं। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, ठीक है ना। इसके बाद हम अपने रेगुलर क्लासेस में आ जाएंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उनको हम आगे, उन टॉपिक्स को आगे पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करने में अभी क्या है कि आप लोगों को उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी ये टॉपिक्स पढ़े नहीं है। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत बोला है इसमें, एवरेज आर दिया हुआ है, और फिर उसके बाद की अगली 5 संख्याओं का एस दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है अगली, मतलब इसके बाद आने वाली अगली 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, औसत यानी एवरेज दिया हुआ है एस, और फिर एक इक्वेशन पूछी हुई है कि इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। r² - 2rs ऐसे कुछ है, प्लस s² कितना होगा, ये पूछा हुआ। वैसे इसको हम एक फॉर्मूले से भी जानते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था, r - s का होल स्क्वायर, इस टाइप का फॉर्मूला है कुछ। तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बजाय इसमें वैल्यू रख के भी इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये r है, s है, लेकिन rs की एक्चुअल वैल्यू बताऊंगी पहले आपको, तो आप r और s की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमें ये पूछा हुआ है, तो हमने इसको शॉर्ट में ये लिख दिया है, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। हम ये निकालेंगे, पहले ये पता करेंगे, फिर ये पता करेंगे, और फिर इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो कौन सी होती पहली 5 क्रमांक संख्या, 1 2 3 4 5, इनका औसत ऐसे निकलेगा। पहले मतलब स्टार्टिंग से 5 यानी 1 2 3 4 5 तक हो गई है, क्रमागत है, सीक्वेंस में कोई ब्रेक नहीं है, उनका एवरेज डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो ये हो गया आपका 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15/5 3, ये आ गया आपका आर की वैल्यू आ गई। ऐसी एस निकालना है तो नेक्स्ट 5 बोला था, इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है, 6 7 8 9 10, और इनका भी एवरेज निकालना है बाई 5 करके। तो ऐड कर लीजिए, 6 7 13 और 8 21 और 9 30 और 10 40, ये आ गया 8, एस की वैल्यू आ गई 8। अब वैल्यू रख दीजिए, आर है आपका 3, एस है आपका 8, इनका कर दो स्क्वायर, 3 में से 8 चल गया 5, -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, +25।
तो ये आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आपने निकाल दिया है। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है देख लीजिए, किसी को नोट करना है तो एक बारी को, या बाद में भी आप इसे वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे, ये जो क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि वो सारे क्वेश्चंस या वो सारे टॉपिक हाँ इसमें हो चुके हैं। ठीक है ना, 75 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स थे इसमें पेपर में, उसमें से जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं वो वाले क्वेश्चन मैंने इसमें आपको सॉल्व करवाए हैं मैक्सिमम। कुछ टफ हैं, कुछ आसान हैं, कुछ बहुत सारे बहुत ज़्यादा आसान है। अभी रीजनिंग का इसमें बचा हुआ है, लेकिन रीजनिंग का हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक अभी कवर नहीं किया, तो मैं चाहूँगा पहले हम टॉपिक्स पढ़ लें और उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद फिर इस पेपर को बाद में आगे सॉल्व करेंगे। तो ये अभी तक का मैथ्स और मैथ्स का सिर्फ हमने किया, इसमें ज़्यादा नहीं किया है। किसी ने हैंड रेज किया क्लास में, आप चैट में लिख सकते हैं अगर कोई इश्यू है। जो क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई किसी तरह की तकलीफ है, तो वो आप लोग ग्रुप में चैट में लिख सकते हैं या बता सकते हैं अगर कोई इश्यू है। इसके पश्चात आपकी हिंदी की क्लास होनी है और उसके पश्चात जीएस की क्लास होनी है। ठीक है ना, टाइमिंग आपको ग्रुप में डाली हुई है, अभी आप